बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, अब तक की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? देखें, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि 48 घंटे के अंदर अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला तो अमेरिका बहुत सारी एनर्जी साइट्स को तबाह कर देगा। ईरान की वो तनसीबात तबाह कर देगा जिसके ज़रिए से पूरे ईरान में बिजली, गैस इसकी फराहमी हो रही है, और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके नतीजे में ईरान ने भी वापस धमकी लगाई थी कि ईरान भी बड़ा शदीद नुकसान करेगा। कुछ जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें सामने आई हैं, मैं पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि ईरान ने क्या कुछ करने का दावा किया था। ये क्लैश रिपोर्ट है, ये बताती है जनाब कि ईरान ने रिटेलिएशन में जिन टारगेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था कि इनके ऊपर अटैक करेगा, इसमें सऊदी अरब में 2 टारगेट थे। एक डीसैलिनेशन प्लांट था जहाँ पे वो पानी को, समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाते हैं, ये रासुल खैर में। उसके अलावा पावर स्टेशन था और एक वाटर प्लांट था अल शुएबा में। और इसके बाद यूएई के 2 टारगेट थे, उनको भी शॉर्टलिस्ट किया था। इनमें एक पीने का पानी का एक प्लांट था और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था बरका का। फिर कुवैत के अंदर 2 शॉर्टलिस्ट किए थे ईरान ने जिनके ऊपर वो अटैक कर सकता था, अलजोर और नॉर्थ अलजोर। ये एक पावर प्लांट है और दूसरा डीसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे पीने का पानी तैयार किया जाता है। जॉर्डन, उर्दन में भी 2 ही इन्होंने दोनों पावर प्लांट थे उर्दन के, जिन दोनों को निशाना बनाने का जो है वो मामला सामने आया था। फिर बहरीन के अंदर 2 टारगेट थे, कतर के अंदर 2 टारगेट थे इसी तरह से। तो ये ईरान के टारगेट थे जो ईरान करने जा रहा था। उसके बाद फिर ईरान ने एक और भी तंबीह की थी, एक वार्निंग जारी की थी कि अगर जजीरों के ऊपर हमला किया गया, ईरान के पास जजीरे भी है ना, अगर जज़ायर के ऊपर हमला किया गया तो तमाम आबी रस्तों में बारूदी सरंगें भी बिछा देंगे। ईरान ने यह भी कहा था कि अगर जिस मुल्क से अटैक किया जाएगा जजीरों के ऊपर, उस मुल्क को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ख़ास तौर पे यूएई के लिए ईरान ने एक वार्निंग जारी की थी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि रासुल खैमा जो उनका पूरा शहर है उसको जो है वो अटैक कर सकते हैं। ये ईरानियों ने इसका इशारा दे दिया था, कह दिया था, बाकायदा अनाउंसमेंट हो गई थी। और अब उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करता है और जजीरों के ऊपर हमला किया जाता है तो तमाम आबी रस्तों में बारूदी सुरंगें हम बिछा देंगे। फिर यहाँ से, यानी पानी के अंदर से बारूदी सुरंगें उठाना इतना आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें कई महीने लग जाने थे। और पूरी दुनिया के अंदर तेल की ऐसी किल्लत पैदा होनी थी कि आलमी मंडी बिगाड़ पैदा हो जाना था एक बहुत बड़ा, और अभी भी पैदा हो चुका है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया, पहले आप वो स्टेटमेंट देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ ट्रंप ने ये बयान दिया क्यों, ये यू टर्न ट्रंप को क्यों लेना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के मुकम्मल और जामे हल के हवाले से तामीरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि वो ईरान के बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर, बल्कि ईरान में तमाम हमलों को 5 रोज़ के लिए मौखर कर रहे हैं। यानी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन की जंग बंदी का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर जारी एक हालिया बयान में कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों में मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुकम्मल और जामे हल के हवाले से नहायत मुस्बत, नतीजा खेज़ और तामीरी बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि इस तफसीली और तामीरी बातचीत के अंदाज और लहजे की बुनियाद पर, जो इस हफ्ते भर जारी रहेंगी, मैंने महकमा जंग को हदायत दी है कि ईरान के बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर तमाम फौजी हमलों को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए, जो जारी मुलाकातों और मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत है। अच्छा, ये कहते हैं जी हमारी बातचीत शुरू हो गई है ईरान के साथ। अब जुम्मे वाले दिन का जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये स्टेटमेंट था कि हम तो ईरान से बात कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ईरान की कोई ऐसी क़यादत मौजूद ही नहीं है। हमने तो सारे बंदे मार दिए, तो हम बात किससे करें। ये डोनाल्ड ट्रंप आज से 3 दिन पहले कह रहे थे। आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी हमारी उनके साथ बातचीत हो रही है। किन के साथ बातचीत हो रही है कुछ नहीं बताया गया, जबकि ईरान ने इसके हवाले से कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान ने साफ कह दिया कि हमारी कोई किसी से बातचीत नहीं हुई। ये डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ खौफजदा हो गए हैं जिन जवाबी हमलों का हमने तस्करा किया था, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमले तो किए हैं, ऐसा नहीं है कि 48 घंटा पूरा होने पे हमला नहीं किया गया अमेरिका की जानिब से। अमेरिका ने और इसराइल ने तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले किए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये धमकी दी थी कि उसके बाद ही फौरी तौर पे
जब उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम ये हमले करने जा रहे हैं एनर्जी की तनसीबात पे, और फिर ईरान ने कहा कि हम वापस हमले करेंगे, तो इसके फ़ौरन बाद आलमी सतह पे तेल की कीमतों में भी इजाफा हो गया और स्टॉक मार्केट में भी बड़ी शदीद मंदी आई दुनिया में। अब इसका दबाव अमेरिका के ऊपर पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़ा, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा अटैक करने के बावजूद। ईरान ने अभी रिटेलिएशन करनी है, जितना अटैक इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया, अभी ईरान ने अपना वादा पूरा करना है। लेकिन जो बड़ी तबाही फैलाने का एक अल्टीमेटम था वो डोनाल्ड ट्रंप ने वापस लिया। तो बड़ी वजूहत मैं आपको बताया, तो एक तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, गैस की कीमतें बहुत बढ़ गई थी और स्टॉक मार्केट एकदम गिरना शुरू हो गई थी। फिर दूसरा ये है कि ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत कम्प्लेक्स है, बड़े अजीब तरीके से ये काम करता है और कई मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है, तो बड़ा तवील तरीन है ये। तो इसको मुकम्मल तौर पे तबाह करना इतना आसान नहीं है, अमेरिका को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, ये बहुत लंबा टाइम लगेगा इस काम में। और तीसरा ये है कि ईरान ने जिन अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान किया वो मलबा भी अमेरिका पर गिर जाना था अगर वो ये करते हैं तो। चौथा ये है कि ईरान की साख अब ऐसी बन चुकी है कि जो ईरान कहता है वो कर देता है, लिहाजा इस वजह से ये डर था कि ईरान ने जो कहा है ये पीछे नहीं हटेगा। और पांचवी वजह यह है कि अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि अरब ममालिक इस लड़ाई के बिल्कुल किनारे पर आकर खड़े हो गए, किसी वक्त भी अरबों को इस लड़ाई का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो अमेरिका ये चाहेगा कि अब जो भी करना है अरब उसमें बराबर के हिस्सेदार हों, और ऐसा लगता है कि अरब ममालिक इसमें शामिल हो जाएंगे। एक तो सऊदी अरब ने कहा कि जो उम्रा ज़ायरीन आए हुए हैं वो 18 तारीख तक निकल जाएं सऊदी अरब से, और सऊदी सरजमीन को वो छोड़ दें, वो यहाँ से चले जाएं, उसमें तो भी टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक खबर है मेरे पास, और ये अहम खबर है, बड़ी खबर है। सऊदी अरेबिया ओपन्स किंग फहद एयरबेस टू यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस एज ईरान वार शिफ्ट्स वेस्ट। अब ये जो खबर दी गई है ना, ये खबर आती है रियाद से, और खबर ये बताती है कि सऊदी अरब ने ताइफ के अंदर जो किंग फहद एयरबेस है वो देने का फैसला किया अमेरिका को। याद रखिएगा ताइफ बिल्कुल करीब है मक्का मुकरमा से, तो यहाँ पे हरमैन शरीफैन बहुत करीब आ जाते हैं, और इन जगहों पे बहुत सारे मुकद्दस मकामात हैं, यानी ताइफ के रास्ते में, ताइफ में आसपास बहुत सारे मज़ारात हैं, बहुत सारे मुकद्दस मकामात हैं इन इलाकों में। तो यहाँ पे जब जंग शिफ्ट की जाएगी या यहाँ पे अमेरिका को बेसिस दी जाएंगी तो ईरान के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा यहाँ पे खालिसतन आके उन बेसिस को निशाना बनाना। देखें ना, ईरानी मिसाइल तो हवा में आता है, अब उसको जहाँ पे इंटरसेप्ट करते हैं वहाँ गिरता है, उसका मलबा या उसका बारूद वहाँ गिरता है। तो किसी भी ऐसी जगह पे गिरेगा तो मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो भड़काए जा सकते हैं। सारे मामले में सऊदी अरब को भी गुरेज करना चाहिए था, इतना मुकद्दस मकामात की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए था लड़ाई को, या अमेरिका को वहाँ पे बेसिस नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अब वो क्योंकि बेसिस वहाँ पे चली गई हैं तो ईरान का हमला वहाँ जाएगा या नहीं इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता अभी आपको फ़िलहाल। लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा किया है कि हरमैन शरीफैन के करीब जो है 85 किलोमीटर का टोटल फासला है खाना काबा से ताइफ का, जहाँ पे ये एयर बेस है, और वहाँ पे अमेरिका को एक सहूलत दी है मुबैना तौर पर। ईरान ने एक बड़ा क्लैरिटी के साथ वादे किया है, और जो फारस न्यूज़ जुड़ा हुआ है ईरानी फोर्सेस के साथ, उसने कहा जी कोई अमरीकी सदर से हमारा राब्ता नहीं हुआ, और ये अमरीकी सदर सिर्फ डर के मारे झूठ बोल रहे हैं, असल बात ये नहीं है। अच्छा, इसमें ना इसराइल और अमेरिका इस वक्त भी शदीद हमले कर रहे हैं ईरान पे, ऐसा नहीं है कि जंगबंदी हो गई है। तेहरान पे ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और लगातार हमले हो रहे हैं। ये बातचीत जो है ना वो ये सिर्फ एक बहाना है, और मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह अरब ममालिक इस जंग के अंदर शामिल हो जाएं। अब अगर ऐलानिया तौर पे अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं तो अरब ममालिक पाकिस्तान को भी कहेंगे कि फ़ौरन आओ और इस लड़ाई का हिस्सा बनो। पाकिस्तान सऊदी अरब जाके वहाँ से इस लड़ाई का हिस्सा बनेगा, या पाकिस्तान अपनी सरहदों से भी ईरान के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली शिया उलमा इकराम को बुलाकर यह कह दिया कि मुझे यहाँ पे कोई पंगा पाकिस्तान में नहीं चाहिए, और जो लोग ये करेंगे उनको फौजी अदालतों के अंदर ले जाया जाएगा। उनको काफ़ी थ्रेट किया, उनकी डांट डपट भी हुई, वो काफ़ी नाराज़ हैं कि हमारे साथ तौहीन में सलूक किया गया, हालांकि हम आलम दीन थे, प्यार से बात की जा सकती थी। लेकिन अच्छा, कुछ ये भी मौलवी कह रहे हैं नहीं जी हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक हुआ है, लेकिन जो ये कह रहे हैं हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक हुआ उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा। अब एक और काम भी शुरू हो गया है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे निगरानी या ज़ेरे असर चलने वाले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर कलअदम तंजीमों के लोगों के
इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ये बड़ी ढिठाई और बेशर्मी वाला काम किया जा रहा है। वो कलदम तंजीमें जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर खून बहाया, उनके जो बंदे हैं उनके इंटरव्यूज चलाए जा रहे हैं पाकिस्तान की फौज के ज़ेरे असर चलने वाले मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे शिया है तो ये शिया सुन्नी का मामला हो जाएगा। देखिए, ये शिया सुन्नी का मामला नहीं होगा, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, क्योंकि ईरान की लड़ाई इसराइल और अमेरिका के साथ हुई थी। उसने इसराइल और अमेरिका के साथ लड़ाई लड़नी है, उसकी अरबों के साथ लड़ाई नहीं हुई। अगर अरब ममालिक ईरान पे हमला करते या ईरान अरब ममालिक पे अटैक करता, वो एक लड़ाई चलती, इसराइल और अमेरिका इसका हिस्सा ना होते, तो पाकिस्तानी किसी और तरह शायद सोचते, डिवाइड भी हो जाते। लेकिन यहाँ पे एक शिया सुन्नी इत्तेहाद देखने में आया जो तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है, इससे पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा। रूस ने एक बड़ा अहम मामला उठाया है इस वक्त, और रूस ने अमेरिका से बात भी की है कि इसराइल की जानिब से बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के करीब जो अटैक किया गया, जिसके बदले में डेमूना न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ईरान ने अटैक किया था। ईरान ने लगभग कोई 8 किलोमीटर दूर किया था, इसराइल ने काफ़ी करीब अटैक किया बुशहर में, जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं उनके पावर प्लांट है वहाँ पे, वहाँ रशियन काम भी करते हैं। तो रशिया ने खबरदार किया कि ये इंतहाई दर्जे की गैर जिम्मेदारी है और ये इंतहाई ख़तरनाक बमबारी की गई है, इससे रेडिएशन हो सकती है, और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। ये अल जज़ीरा की एक खबर है, उसके मुताबिक रशिया ने अमेरिका को कहा कि ये आग से खेलने वाला काम है और ये इसराइल को अमेरिका रोके ये हरकत करने से। अमेरिका का नाज़रीन एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ये कुवैत में एक अमेरिकी फाइटर जेट गिर गया है। तो अब तक की इतला के मुताबिक जो दस्तयाब डाटा है, अमेरिका के टोटल 17 जेट तैयारे या एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं वो गिरकर तबाह हो गए हैं। ख़राब होने वाले 6 इसके अलावा हैं और बाकी नुकसान उनका अलग से हो रहा है। तो ये लड़ाई तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई है। देखें ना, इतने तो जेट तैयारे अमेरिका के अफ़गानिस्तान और इराक की और लिबिया की लड़ाइयों में तबाह नहीं हुए। मतलब ये 1 महीना पूरा नहीं हुआ ईरान के साथ, 1 महीना नहीं हुआ पूरा और इतने सारे तैयारे तबाह हो गए हैं। तो अमेरिकन एयरफोर्स के लिए ये आसान नहीं है इसको हज़म करना, ये बड़ी मुसीबत वाली बात है। नाज़रीन, इराकची का एक स्टेटमेंट है मेरे सामने, ये मैं चाहता हूँ कि आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊँ। और उन्होंने इसके अंदर कुछ ना डाटा बताया है। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने कहा जी मुझे एक बात वादे करने दें, मिस्र में से एक स्वेज़ कैनाल गुजरती है। मैंने आपको बताया था ना, मिस्र के बीच में से एक नहर गुजरती है, उसको स्वेज़ कैनाल कहते हैं। वो कहते हैं वहाँ से गुजरने के लिए 2 लाख से लेके 7 लाख डॉलर तक फ़ीस वसूल की जाती है, जबकि बड़े कंटेनर्स जब वहाँ से या ऑयल टैंकर्स वहाँ से गुजरते हैं तो ये रकम $1 मिलियन से भी तजावज़ कर सकती है। यानी मिस्र पैसा लेता है जो वो अपने रास्ते में से जहाज़ गुजारता है तजारत के लिए। पनामा नहर से गुजरने वाले जो है वो 1 लाख से $4.5 लाख तक फ़ीस देते हैं, जबकि बड़े न्यू पनामा मैक्स जहाज़ों के लिए ये फ़ीस $5 लाख तक पहुँच सकती है। तुर्की जो है वो आबनाए बासफोरस के इस्तेमाल पर फ़ीस लेता है। बासफोरस का तुर्की का एक इलाका है, वो उसकी फ़ीस लेता है। कनाडा जो है वो सेंट लॉरेंस सी वे के इस्तेमाल पर फ़ीस वसूल करता है। अमेरिका भी सेंट लॉरेंस सी वे पर फ़ीस आयद करता है। ईरान ने कई दहाइयों तक आबनाए हुर्मुज़ के इस्तेमाल पर कोई फ़ीस वसूल नहीं की, बल्कि उसको मुफ्त रखा। इतनी बदनामी, पाबंदियों और आलमी तन्हाई के बावजूद, और फिर भी आप ये चाहते हैं कि मैं ये मान लूँ कि यहाँ बुरा किरदार ईरान है। बड़ी गहरी बात उन्होंने की कि पूरी दुनिया अपने समुद्री रस्तों से जब कोई शिप्स गुजरते हैं तो उनसे पैसे वसूल करती है, उनसे टोल टैक्स लेती है। टोल टैक्स आप कहते हैं ना, वो लेती है। लेकिन ईरान नहीं लेता। ईरान ने मुफ्त गुजरने दिया सबको, लेकिन फिर भी ईरान का किरदार बहुत बुरा है और ईरान का अपना तेल वहाँ से नहीं गुजर पा रहा था। ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज प्लान किया जा रहा है 28 मार्च को। इसकी तफसीलात मैं आपको 1-2 वीलॉग आगे जो आने वाले हैं उनमें बताऊंगा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ कैसे अमेरिकन इकट्ठे हो गए हैं और कितने बड़े पैमाने पर वो एहतजाज करने का इरादा रखते हैं। श्रीलंका के हवाले से ईरान ने एक बड़ा शानदार काम किया, क्योंकि श्रीलंका ने एक एहसान किया था ईरान पे। जब इंडिया में बहरी मशक़ें करने के बाद ईरानी फ़ौजी निकले तो वहाँ पे आगाह कर दिया गया अमेरिकन को कि जनाब ये निकल गए हमारी हदूद से। तो अमेरिकन ने वो शिप तबाह कर दिया। तो इस मौके पे श्रीलंका ने उनको रेस्क्यू किया था, उनके शोहदा की मदद की थी ईरानियों के। तो ईरानियों ने श्रीलंका के लिए ये सहूलत दे दी है कि आबनाए हुर्मुज़ में उन्हें मुकम्मल छूट है, वो अपने जितने मर्जी कंटेनर ले जाएं
जैसे मर्जी वो इसे इस्तेमाल करें। तो ये उन्हें जो है ना इनाम दिया है ईरान ने, और ये अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने बड़ी मदद की है उन लोगों की जो बहुत मुश्किल में थे। अब नाज़रीन आखिर में मैं सुहेल अफरीदी साहब गए वहाँ पे क्वेटा में, वहाँ उन्होंने एक जलसा किया पशीन में, और सुहेल अफरीदी का जलसा तो लंबा चौड़ा है, बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन असल बात वही है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये अवामी तहरीक नहीं है, ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, ये जलसा जुलसा है, ये तो आप खेलते रहें। इमरान खान मकबूल आदमी, जहाँ पे आप जाएंगे लोग निकल ही आएंगे, लेकिन ये कि बलूचिस्तान को छेड़ना ज़रूरी था, पेंडिंग था। सुहेल अफरीदी को बार बार उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे कि आप पंजाब गए, सिंध गए, बलूचिस्तान आए, तो सुहेल अफरीदी बलूचिस्तान भी चला गया। अब वहाँ पे बलूचिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन पर बड़ा शदीद क्रैकडाउन हुआ, बड़ी मुसीबतें उनके ऊपर आई, लेकिन फिर भी उन्होंने जलसा कर लिया। अब जो काबिल ज़िक्र बात है जो सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे कही, वो मैं एक बात आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अदरवाइज़ इससे इमरान खान की रिहाई नहीं होनी जलसों से। वो जब तक ये वो रिहाई फोर्स बनाने वाला अपना पूरा एक एलिमेंट है उसको मुकम्मल नहीं करेंगे, जब तक कि हकीकी स्ट्रीट मूवमेंट नहीं चलाएंगे, गली मोहल्लों तक नौजवानों को इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक कि लाखों नौजवान इनके साथ नहीं चलेंगे और पूरा पाकिस्तान नहीं निकलेगा, इमरान खान ऐसे बाहर नहीं आएगा। या तो इमरान खान को डील करनी पड़ेगी, या आसिम मुनीर साहब के ऊपर शदीद तरीन दबाव डालना पड़ेगा, या फिर अवाम अपनी ताकत के ज़रिए से एक मूवमेंट बनाए और इमरान खान साहब बाहर आएँ। अच्छा जी, अब सुहेल अफरीदी साहब ने जो सबसे अहम बात की वो ये कि अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की पॉलिसी पर, जो ये बंद कमरों में पॉलिसी बनाते हैं, हम उस पर तनकीद करते हैं तो ये हमें कहते हैं अफगानिस्तान चले जाओ। जब हम इनके बंद कमरों की पॉलिसी पर तनकीद करते हैं कि ईरान के मामले में कौम को और पार्लिमान को एतमाद में लो, तो ये कहते हैं ईरान चले जाओ। ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का है, ये पाकिस्तान मेरा है, मैं हूं इस पाकिस्तान का मालिक, मैं हूं पाकिस्तान का आम शहरी, और पाकिस्तान का आम शहरी ही रियासत है, रियासत है, रियासत है। सुहेल अफरीदी साहब ने ये पशीन के अंदर खिताब किया है। बहरहाल बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।